Hello everyone, welcome to Enlightenment Studies. My name is Anshu Singh Gautam and I have more than 6 years of teaching experience in GATE, ESC, ISRO, DMRC, Railways and other competitive exams. तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम आज की क्लास की। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपकी ईसी में एंड इलेक्ट्रिकल में पूछे जा चुके हैं। आज मेजरली क्वेश्चन ईसी से हैं, बट कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल के भी इंक्लूडेड हैं एंड ऑल आर द DFCCIL प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम्युनिकेशन के मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, नेटवर्क के ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, और आज मैं सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आप सभी ने सजेस्ट किया था कि मैम आप सब्जेक्ट वाइज कराइए सो दैट कि हमारा डिटेल में हम लोग जाके उसको पढ़ पाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं जानने को मिलेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके क्वेश्चंस अच्छे से बने, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो, इसीलिए मैं आपको एक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज लेके चल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस विल स्टार्ट द EDC एंड एनालॉग पार्ट। इसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे एनालॉग के और EDC के, क्योंकि उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि मैम उनको समझा दीजिए, उनके कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। तो ठीक है, इसके बाद हम एनालॉग एंड EDC जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी को भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं डेफिनेटली आप बता सकते हैं। इसी के साथ हम क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन EC ब्रांच DFCCIL। ठीक है, सभी क्वेश्चन DFCCIL के ही है, सो आई डोंट नीड टू मेंशन इट। मुझे मेंशन करने की आई डोंट थिंक सो कि नीड है अब बार बार कि DFCCIL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे के सारे ही DFCCIL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑलराइट, अभी जैसे मैंने रिपीट कर रही हूँ, कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच दैट वीडियोस। मैं आई आइकन जो ऊपर रहता है राइट साइड में, अपर साइड में, वहां पर लगा दूंगी। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है यूट्यूब पे डायरेक्टली लिखिए एनलाइटनमेंट स्टडीज। ठीक है, स्पेलिंग सही करिएगा, एनलाइटन है, स्टडीज है, और वहां से जैसे आप सर्च करेंगे वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी, और वीडियोस उस चैनल पे वीडियोस में या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वीडियोस में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपको वीडियोस, और वहां से आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। कम्युनिकेशन के मैं कॉन्सेप्ट्स भी समझा चुकी हूँ, पूरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया है, उसका एक दो टॉपिक और रह गया है वो मैं और बता दूंगी आपको। और इन शॉर्ट कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स। नेटवर्क के सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं और क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश की। 4 पार्ट है नेटवर्क के, उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी मैंने इलेक्ट्रिकल EC दोनों कराए सो दैट कि आप एक ब्रांच का ना करें, दोनों ब्रांच के सॉल्व करने ही करने हैं। इसीलिए मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ कि आप सोचते बाद में करेंगे और बाद में करते नहीं है। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बातें बाद में करेंगे, अब हम करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फॉलोइंग डायग्राम डिनोट्स द फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन 1 इम्पल्स है, ऑप्शन 2 पैराबोलिक है, ऑप्शन 3 यूनिट स्टेप है, ऑप्शन 4 रैंप है। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम डिनोट्स द फंक्शन। ये आपका कौन सा फंक्शन डिनोट कर रहा है? इम्पल्स फंक्शन डिनोट कर रहा है, पैराबोलिक, यूनिट स्टेप, रैंप। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। यूनिट स्टेप, पहले ऑप्शन तो हमें समझ आए तब तो हम आंसर करें, राइट? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर हम आंसर करेंगे। चलिए, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल क्या होता है? स्टेप सिग्नल का स्टेप फंक्शन का है, एक ही बात है। यहाँ पे ये हमारे पास एक सिग्नल है, ठीक है, और हमारे पास अब हम सिग्नल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ये रहा, इफ दिस इज ए, और ये सिग्नल का नाम दिया हमने UT। दिस इज योर UT, जिसे हमने नाम दिया स्टेप सिग्नल। दिस इज योर
स्टेप सिग्नल, सॉरी ये स्टेप सिग्नल, सिग्नल को मैं इस तरीके से लिखूंगी तो डोंट फॉरगेट, ठीक है, ये सिग्नल लिखा हुआ है, तो स्टेप सिग्नल है ये आपका। दिस इज योर स्टेप सिग्नल। चलिए पूरा ही लिख देते हैं, स्टेप सिग्नल। मैं आपसे कहूं यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं यूनिट स्टेप सिग्नल, देखिए है स्टेप ही सिग्नल, बस यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो यूनिट स्टेप में आपको क्या करना है, ए जो ये मैग्नीट्यूड है ये कितना रख देना है, यूनिट है, यूनिट मींस 1, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, बस डिफरेंस इतना ही है, इसे भी अभी भी यूटी ही लिखेंगे, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बस ए का चेंज आया है। तो हम इसे यूनिट स्टेप सिग्नल को कैसे लिखा जा सकता है, ut इज इक्वल टू व्हाट, ut इक्वल टू 1 और ये 0, 1 वैल्यू कब है, जब t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अब देखिए जब t की वैल्यू 0 से बड़ी है तभी 1 वैल्यू है यूनिट स्टेप में, और जब t लेस देन 0 है जब t की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से कम है, तब आपका यूनिट स्टेप सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन 0। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ut की वैल्यू क्या है, ut इज इक्वल टू a, यहाँ पर a वैल्यू है, स्टेप सिग्नल है, कब, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और 0 है कब, जब t लेस देन 0 है, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, यूनिट लग गया तो a की वैल्यू बस 1 हो गई, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है, जहां पे भी यूनिट लग जाए समझ जाइए वहां पे 1 मैग्नीट्यूड है। ऑलराइट, तो जनरली आपसे स्टेप सिग्नल का यूनिट स्टेप सिग्नल का ऑलमोस्ट सेम है, ऑलराइट, एक ही सिग्नल है काइंड ऑफ। चलिए अब हम चलते हैं, ये हमने पढ़ा फर्स्ट सिग्नल, ये हमारा था फर्स्ट सिग्नल, दैट इज अ स्टेप सिग्नल। अब हम सेकंड सिग्नल पढ़ते हैं, दैट इज इंपल्स सिग्नल। इंपल्स सिग्नल, देखिए इंपल्स सिग्नल क्या है, इंपल्स सिग्नल हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये रहा आपका इंपल्स सिग्नल, ये मैग्नीट्यूड आपका कितना भी जा सकता है, इंफिनिटी, a 1 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, तो ये आपका क्या कौन सा सिग्नल है, डेल टी, एंड दिस वन इज t, तो मैं इसका एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ, डेल टी इज इक्वल टू, कब ये इक्वल टू 0 है, कब, जब t 0 नहीं है, और जब t की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब इंपल्स की वैल्यू 0 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए जब t की वैल्यू 0 है तो इंपल्स 0 नहीं है, इंपल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, इट कैन बी a, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, जब t 0 नहीं है तो आपकी इंपल्स फंक्शन की वैल्यू 0 है, t इक्वल्स टू 0 है तो इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इंपल्स फंक्शन, और वी कैन से इंपल्स सिग्नल। थर्ड सिग्नल आई कैन से रैंप सिग्नल, थर्ड सिग्नल है आपका रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल क्या है, देखिए कुछ इस तरीके से, इट इज डिनोटेड बाय आर टी, रैंप सिग्नल को आर टी से डिनोट करते हैं, स्टेप सिग्नल को यू टी से, और इंपल्स सिग्नल को डेल टी से, ठीक है। चलिए अब रैंप सिग्नल है, रैंप सिग्नल को आप कैसे बनाते हैं, हम जल्दी से बना देते हैं रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज योर सिग्नल आर टी, यहाँ पे टाइम टी है, आर टी को आप कुछ इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, टी इक्वल्स टी यू टी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं पैराबोला, यूनिट पैराबोला चाहे लिख लीजिए, ठीक है। फोर्थ पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, ठीक है, जिसे हम पैराबोला कह देते हैं, तो इसे हमारे पास क्या हो जाएगा, पैराबोलिक सिग्नल कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, ये रहा, एंड सपोज दिस सिग्नल इज xt, तो यहां पर xt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, xt इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कब है ये, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, और ये वैल्यू 0 है जब t लेस देन 0 है, t लेस देन 0 के लिए तो 0 ही है वैल्यू, और t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए t स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है।
तो ये आपके 4 टाइप के सिग्नल हैं, ठीक है। अभी जो ऑप्शन में दिए थे मैंने वो आपको बताए हैं, बाकी और भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, रेक्टेंगुलर सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल है, काफी सारे सिग्नल, बट आपकी ये 4 इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो कि आप यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 4 हमें सिग्नल दिए थे, इम्पल्स में बता चुकी हूँ, पैराबोलिक में बता चुकी हूँ, यूनिट बता चुकी हूँ और रैंप बता चुकी, स्टेप बता चुकी हूँ। इम्पल्स कैसा था, कुछ ऐसा था इम्पल्स, पैराबोला कैसा था, ऐसा था, यूनिट स्टेप कैसा था, कुछ इस तरीके से था, और रैंप कैसा था, ऐसा था। तो अब खुद ही देख लीजिए चारों में से कौन सा सिग्नल है। द फॉलोइंग डायग्राम डिनोट्स विच फंक्शन, इट डिनोट्स विच वन। ऑब्वियसली आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिस इज नथिंग बट द यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा होना चाहिए था, ठीक है, नहीं भी लिखा है कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टेप सिग्नल तो दिख ही रहा है आपको, तो दिस इज योर यूनिट स्टेप सिग्नल। Clear? This was your question number 1 and answer 3 is the correct answer. Option 3 is the correct answer. All right? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एनालॉग कम्युनिकेशन अ यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ कॉजल सिस्टम इज फॉर t लेस देन 0। देखिए अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन एनालॉग कम्युनिकेशन, यहाँ पे एनालॉग कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। एक यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ कॉजल सिस्टम, एक कॉजल सिस्टम का एक यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स फॉर t लेस देन 0, t लेस देन 0 के लिए कॉजल सिस्टम का यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होगा। तो जब यूनिट इम्पल्स दी होगी हमने एक सिस्टम में, तो उसका रेस्पॉन्स t लेस देन 0 के लिए क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। दिस इज योर कॉजल सिस्टम, ये आपका कॉजल सिस्टम है। यहाँ पे आपका क्या दिया है, यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स आप समझ ही गए होंगे, अभी मैंने इम्पल्स ड्रॉ करके बताया था। तब आपका रेस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है, फॉर t लेस देन 0, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको कॉजल सिस्टम का मतलब पता है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए कॉजल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉजल सिस्टम, यहां लिखते हैं कॉजल सिस्टम, ठीक है। कॉजल सिस्टम में रेस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। रेस्पॉन्स depends only on response किस पे डिपेंड करता है, past and present of input, ठीक है, only। और अगर नॉन कॉजल सिस्टम होता है यहां पर, if I write नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है, नॉन कॉजल सिस्टम, कॉजल सिग्नल होगा तब भी चीजें यही रहने वाली है कि वहां पे भी आपका सिग्नल पास्ट और प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करेगा। जब रेस्पॉन्स इज आउटपुट, ठीक है, तो आउटपुट जब आपका पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा, इनपुट के पास्ट और इनपुट के प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा, तब आपका कॉजल सिस्टम कहलाता है। नॉन कॉजल सिस्टम में पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर पर भी डिपेंड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन कॉजल फ्यूचर भी दिखाएगा, ठीक है, इनपुट के फ्यूचर पे भी डिपेंड करेगा। अब देखिए कॉजल सिस्टम में, या फिर हम कहीं कॉजल सिग्नल भी हो तब भी चीजें वही हैं, ठीक है। तो कॉजल सिग्नल में आपका क्या होगा, ft, सपोज करिए कोई भी सिग्नल है 0, कोई भी सिग्नल हमने माना ft, ये आपका 0 होगा कब, फॉर t लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, मैं कॉजल यहाँ पे बना रही हूं। अगर आपका कोई भी सिग्नल, लेट्स सपोज वी ड्रॉ द सिग्नल लाइक दिस, हम यहाँ पे कोई सिग्नल बना रहे हैं, अगर हमने ये वाला सिग्नल बताया, ठीक है, देखिए ये तो t लेस देन 0 के लिए कुछ, ये ft कोई भी सिग्नल है, तो t लेस देन 0 में तो कोई ना कोई सिग्नल बना हुआ है ना, तो बना हुआ है, दैट मीन्स दिस इज इन द नॉन कॉजल सिस्टम। सपोज हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं, ठीक है, ये हम सेकेंड सिग्नल लेते हैं, सेकेंड सिग्नल इज लाइक दिस मीन्स देखिए t लेस देन 0 के लिए, ये t लेस देन 0 के लिए तो वैल्यू 0 ही है ना, कुछ नहीं है, ft इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दिस इज द कॉजल सिग्नल, ये आपका कॉजल सिग्नल है, ठीक है। सेम अब आपके पास नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज आपके पास सिग्नल है कुछ इस तरीके से, तो
अब सोच के बताइए कौन सा है ये। अभी भी एफ टी यहाँ पे t लेस देन 0 पे तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये अगेन कॉजल है। इस तरीके से आप बताएंगे कि कॉजल है कि नॉन कॉजल है। ठीक है, कॉजल सिस्टम नॉन कॉजल सिस्टम को पहचानने का दूसरा भी तरीका है, बट यहाँ पे फिलहाल हमें इस चीज की नीड है, तो मैं आपको यही पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये चीज समझ गए हैं कि अगर एफ टी की वैल्यू 0 है, सिग्नल 0 है t लेस देन 0 के लिए, देन इट इज अ कॉजल सिस्टम। तब हम इसे कॉजल सिस्टम कहते हैं, कॉजल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसे मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अब देखते चाहिए क्वेश्चन में, अब दोबारा से जाइए, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर हमने यूनिट इंपल्स दिया एक कॉजल सिस्टम को, तो रेस्पॉन्स फॉर t लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा? तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? t लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा रेस्पॉन्स? मैंने अभी बताया कि कॉजल में क्या होता है, t लेस देन 0 के लिए कोई सा भी यहाँ पे इनपुट अप्लाई करा हो, चाहे यूनिट इंपल्स हो, चाहे यूनिट स्टेप हो, चाहे यूनिट आपका ट्रायंगुलर सिग्नल हो, डजंट मैटर, यहाँ पे कोई भी इनपुट होता, आपका जो आउटपुट आता, ठीक है, जो रेस्पॉन्स आता वो 0 ही आता। ये देख लीजिए, क्यों? क्योंकि t लेस देन 0 के लिए आपका आउटपुट 0 होता है, एफ टी इज इक्वल टू 0 होता है, दैट्स इट। ठीक है, इसीलिए तो अब आपके पास कितना हो जाएगा? 0, दैट इज ऑप्शन 0। क्लियर हुआ कैसे हमने क्वेश्चन को पहले समझना है, तोड़ तोड़ के समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द डैम्पिंग रेशियो जीटा इज इक्वल टू 0, जीटा की वैल्यू दी है 0, डैम्पिंग रेशियो कहते हैं जीटा को, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम ओवरशूट? तो मैक्सिमम ओवरशूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें तो कुछ भी आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है कंट्रोल सिस्टम में, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है। डैम्पिंग रेशियो जीटा इक्वल्स टू 0 दिया है, मैक्सिमम ओवरशूट आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया आपसे, परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100, तो एमपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एमपी इज इक्वल्स टू व्हाट? एमपी इज इक्वल्स टू, अगर मैग्नीट्यूड भी दिया, फॉर्मूला होता है ए ई की पावर जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। बट यहाँ पे हम a को 1 मान लेते हैं क्योंकि गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट तो mp का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mp इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं, mp इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, डायरेक्टली वैल्यूज तो सारी गिवन है, तो e की पावर माइनस जीटा, जीटा की वैल्यू कितनी दी है? 0, देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया है? 0, 0 इंटू पाई इज 0, अंडर रूट 1 माइनस 0, दैट इज 0 का स्क्वायर इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो ये कितना हो गया? e की पावर माइनस 0। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 1 अपॉन e की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होती है, चाहे 1 की पावर 0 हो 1, 2 की पावर 0 हो 1, 1000 की पावर 0 हो 1, किसी भी चीज की पावर 0 हो दैट मीन्स 1 आता है, तो e की पावर 0 भी अलग थोड़ी है, e की पावर 0 इज 1, दैट मीन्स मैक्सिमम ओवरशूट इज 1। बट हमें परसेंटेज में ऑप्शंस दिए हैं, देखिए ऑप्शन परसेंटेज में दिए हैं, तो ऑप्शन परसेंटेज में दिए हैं, यानी कि परसेंटेज मैक्सिमम पावर शूट पूछा गया है। ठीक है, परसेंटेज कितना है? यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 100%, ठीक है, दैट मीन्स 100%, दैट्स इट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 100। क्लियर? सिर्फ परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना था, बाकी तो फॉर्मूला क्लियर है। एमपी इज इक्वल टू माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगर ए की वैल्यू भी दी है तो ए की वैल्यू भी आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What will be the transfer function for the system given by the following differential equation? आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा जबकि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जस्ट सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करना है? देखिए वैसे भी आपको हिंट लग जानी चाहिए, ऑप्शन में एस लिखा है यानी कि लाप्लास निकालना है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द लाप्लास ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या है? a डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, और क्या लिखा है? b डी वाई बाई डी टी प्लस b डी वाई बाई डी टी प्लस cy
इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स बाय डी टी। ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, सी वाई पी एक्स क्यू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। सो फाइंड द लाप्लास ऑफ दिस टर्म्स। ठीक है, इन टर्म्स की आप लाप्लास निकालिए और इनिशियल कंडीशन को आप 0 कंसीडर करिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए जो डबल डिफ्रेंशिएशन होता है वहां पे एस स्क्वायर हो जाता है, ये डबल डिफ्रेंशिएशन यानी कि एस स्क्वायर, और y का तो वाई एस हो जाएगा, प्लस एक डिफ्रेंशिएशन यानी कि एक एस से मल्टीप्लाई और y तो है, प्लस c यहाँ तो सिर्फ y लिखा है तो वाई एस प्लस सॉरी इक्वल्स टू p x लिखा है यानी कि एक्सेस हो जाएगा प्लस q dx बाई dt यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएशन यानी कि s से मल्टीप्लाई एक्स एस। क्लियर। अब यहां से वाई एस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हमने वाई एस कॉमन लिया, ब्रैकेट में कितना हो गया ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल्स टू एक्सेस कॉमन लिया हमने यहाँ से, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना टर्म्स बचा p प्लस क्यू एस। ये रहा। हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वाई एस अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि आउटपुट इज वाई एस और इनपुट इज एक्सेस। वाई एस अपॉन एक्सेस निकालना होगा। ठीक है, तो वाई एस अपॉन एक्सेस इज इक्वल्स टू p प्लस q बाय क्यू एस अपॉन ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो अब चेक कर लीजिए यहाँ पर p प्लस क्यू एस अपॉन ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस इतना याद रखिए, डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जब आप लाप्लास करेंगे तो एस स्क्वायर कर दीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो एस कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क गिवन बिलो। जो आपको नेटवर्क दिया है उसका ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हमारा मेंशन है। दिस वन इज ई आई, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये इनपुट लिखा है। दिस वन इज आर एंड दिस वन इज ई नॉट एंड दिस वन इज आउटपुट, ये आउटपुट दिया है, एंड दिस इज योर कैपेसिटर सी। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, दैट मीन्स यू नीड टू चेंज इट। ठीक है, एस डोमेन में चेंज करना पड़ेगा, तो इसे चेंज करते हैं। अब देखिए, आई एम गोइंग टू रीड्रॉ दिस सर्किट अगेन। तो मैं इसे रीड्रॉ करती हूँ सर्किट को लाइक दिस। ये हमारे पास रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहता है। यहाँ पर इनपुट विल बिकम ई आई एस, ये हमारा एस हो गया। कैपेसिटर 1 अपॉन एस सी हो जाता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन एस सी लिख लिया हमने। दिस वन इज ई नॉट, आउटपुट पर ई नॉट एस, ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मैंने अभी बताया, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पर क्या होता है, ई नॉट एस अपॉन ई आई एस। दैट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स ई नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, ई आई की वैल्यू निकाल लीजिए और आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई नॉट एस। ई नॉट एस कहाँ होगा, यहाँ पर। जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू तो यहाँ पर होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ई नॉट एस है। अब ई नॉट एस, यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू तो पता है। ठीक है, 1 अपॉन एस सी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, बस यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस भी होता, आप रेजिस्टेंस से समझिए इस चीज को। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इसे रेजिस्टेंस से समझ के देखिए कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर सपोजिटली वी हैव रेजिस्टेंस लाइक दिस, हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, और मैं आपसे कहती कि यहाँ पे प्लस माइनस वी नॉट निकालिए, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आपके पास वी इनपुट दिया है। तो आप क्या करते, वी नॉट निकालने के लिए आप क्या करते, अगर मुझे इस रेजिस्टेंस में करंट पता चल जाए, ठीक है, तो मेरे वी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी आई आर करके। और ये वाला करंट देखिए, ये तो ओपन है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला करंट सेम ही जाएगा क्योंकि यहाँ तो करंट जा नहीं सकता, यहाँ तो ओपन सर्किटेड है, तो करंट तो यहीं जाएगा सारा का सारा रेजिस्टेंस में। तो दैट मीन्स सारा का सारा करंट सेम ही तो रहेगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि सारा का सारा करंट सेम ही तो रहेगा। दिस वन इज आई एस।
और वही IS यहां पर फ्लो करेगा 1/SC में. लेट मी रेज दिस नाउ. ठीक है, कैपेसिटर को देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. कॉन्सेप्ट्स वही चलते हैं जो नेटवर्क्स में हम लोग ऑलरेडी अप्लाई करते आ रहे हैं. इसीलिए मैंने पहले नेटवर्क आपको समझाइए, क्योंकि नेटवर्क हर चीज का बेस है. चाहे आप अनलॉक करेंगे तब भी आपका बेस है, ये कर रहे हैं तब भी आपका बेस है. नेटवर्क हर चीज का बेस है. नेटवर्क आता है तो सब कुछ आता है. ठीक है, इसलिए नेटवर्क मैंने बहुत टाइम दिया है. अब देखिए E0S. अब E0S की वैल्यू यहाँ पे मैं सेपरेटली लिख रही हूँ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0S? E0S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो भी करंट होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/SC. ये हो गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EIS नाउ? EIS की वैल्यू लिख लीजिए. EIS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर चाहे तो आप KVL लगा लीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस होता तो ठीक है, और चाहे तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए. चाहे चलिए लगा ही लेते हैं. यहाँ पर EIS इक्वल्स टू, ये माइनस होता क्योंकि यहाँ पर प्लस होता या माइनस होता, तो इधर से देखिए एंट्री नेगेटिव से हो रही है, यानी कि फर्स्ट साइन इज नेगेटिव. फिर कितना हुआ आपके पास? ISR प्लस 1/SC और IS. ऑलराइट, ये माइनस IES होता तो इक्वल्स टू के इधर जाकर पॉजिटिव हो गया. ठीक है, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, उसे समझ जाइएगा. R प्लस 1/SC EIS की वैल्यू, ये आपके EIS की वैल्यू हो गई. बस हमें पता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 करना है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए. ये रहा. कितना हो गया? ये कितना था? IS अपॉन 1/SC, IS 1/SC, और ये कितना है? IS R प्लस 1/SC. ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? 1/RSC प्लस 1. इसे सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन. तो ये देखिए आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल गया है. आपको करना कुछ भी नहीं है. जो भी नेटवर्क दिया है उसका आउटपुट वैल्यू लिखिए, उसके इनपुट वैल्यू लिखिए, आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. सिंपल. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई है? कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेलीग्राम ग्रुप नेम इज इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ. डायरेक्टली आप टेलीग्राम जब डाउनलोड करेंगे उसमें ग्रुप को सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम इज माय टेलीग्राम ग्रुप. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फॉर द क्लास नोटिफिकेशन, फॉर द क्लास डाउट्स और या क्वेश्चन डाउट्स, कुछ भी डाउट्स आते हैं आप उस ग्रुप पे जाके पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है. ठीक है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट इज एसोसिएटेड विद यूनिट रैंप फंक्शन? कौन सा कोफिशिएंट आपका यूनिट रैंप फंक्शन से जुड़ा हुआ होगा? स्टैटिक स्टेशनरी एरर कोफिशिएंट. ठीक है, स्टैटिक स्टेशनरी एरर कोफिशिएंट, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, स्टैटिक पोजीशन एरर कोफिशिएंट. ठीक है, पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है एंड स्टेशनरी है. ऑलराइट, तो अब आपको बताना है कि यूनिट रैंप फंक्शन से कौन सा कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है. यूनिट रैंप यानी कि xt, कोई सिग्नल हमें दिया है क्या? यूनिट रैंप, दैट इज RT. रैंप सिग्नल दिया है. देखिए अभी तक वही रैंप पढ़ते आ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है. xt हमने कोई भी सिग्नल लिया RT, इसका जब हम लाप्लास लेंगे तो RT का लाप्लास कितना होता है? s². और s² में अगर हम स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की बात करें तो आपका कौन सा होता है? kv. आप kv की वैल्यू निकालते हैं, और वो क्या होता है? v मीन्स वेलोसिटी, दैट मीन्स स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट. तो रैंप के केस में याद रखिएगा स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट आप निकालते हैं यूनिट रैंप के केस में. और kv की वैल्यू होती क्या है? kv की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट s टेंड्स टू 0 s gs hs. ये रहा. और अगर ESS स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू 1/kV. दिस वन. ठीक है, क्लियर है? ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. GSHS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, S से मल्टीप्लाई करो, उसमें लिमिट S0, ये kV होता है, और kV को बोलते हैं हम, जो यहाँ पर लिखा हुआ स्टैटिक वेलोसिटी एरर
कोफिशिएंट। रैंप की बात हो रही है, 1/s² की बात हो रही है, तो वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। एक चीज का हमेशा याद रखिए कि अगर यूटी की बात हो रही है, इंपल्स की बात हो रही है, तो पोजीशन की वहां पर बात की जाएगी, ठीक है। अगर रैंप की बात की जा रही है, रैंप में हमेशा वेलोसिटी की बात की जाती है, ठीक है। पैराबोला इसे चाहे टीयूटी भी लिख लीजिए, ठीक है। और पैराबोला चाहे हम उसे कहें t²/t/ut, ठीक है। चाहे पैराबोला की आप बात करें तो पैराबोला में आप हमेशा याद रखिए एक्सेलरेशन की बात की जाती है, राइट। ये तीन चीज याद रखिए तो हमेशा याद रहेगा। पोजीशन दैट मींस ये रहा पोजीशन, दैट मींस यूटी, ठीक है। स्टेप में पोजीशन एरर कोफिशिएंट निकालते के ए, ठीक है। एक्सेलरेशन के, ये के पी, सॉरी, दिस वन इज के ए एंड दिस वन इज के वी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली आंसर कितना हो जाएगा, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन व्हिच इज गिवन एज GS इज इक्वल टू K अपॉन S ब्रैकेट S+4 ब्रैकेट क्लोज, फाइंड द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। आपको यहाँ पर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने। अब देखिए एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या क्या है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमारे पास, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। यूनिटी फीडबैक यानी कि HS की वैल्यू कितनी दी है, 1 है। यूनिटी फीडबैक में 1 है, HS इज इक्वल टू 1 है। हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो कि क्या दिया है, GS, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है GS इक्वल टू K अपॉन S ब्रैकेट S+4, ये दिया है। इसी को हम प्रॉपरली लिख लेते हैं GS HS। देखिए आप कहेंगे मैम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो आप कह रही थी GS HS होता है, तो HS की वैल्यू 1 है ना, तो GS मल्टीप्लाई बाय 1 इज GS, तो वही लिखा है, ठीक है। तो K अपॉन S+4, ये यही चीज लिखी हुई है, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का फॉर्मूला समझिए। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट इज डिनोटेड बाय phi a, इसे हम phi a से डिनोट कर रहे हैं, एंड फॉर्मूला इज 2k+1 ब्रैकेट 180 डिग्री अपॉन, कहीं कहीं ये पाई भी लिखा रहता है, डोंट गेट कंफ्यूज, P माइनस Z, ठीक है। ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। ये आपका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट की वैल्यू है, वेयर K इज इक्वल टू, K की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2 अप टू P माइनस Z-1, ठीक है। जो भी यहाँ पे P माइनस Z है उससे एक वैल्यू कम तक आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। P क्या है, पोल्स है, Z क्या है, जीरोस है। सो यहाँ पे P और Z की जरूरत पड़ने वाली है। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P और Z। P और Z की वैल्यू निकालते हैं। P नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं हमारे पास, देखिए S इज इक्वल टू, ये देखिए पोल्स क्या होते हैं, देखिए जो ये लिखा रहता है ना, इसमें न्यूमरेटर में जो भी रहता है उसमें S की वैल्यू जो आएगी दैट इज जीरोस, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में S की वैल्यूज जो आएगी वो होंगे पोल्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या S की वैल्यू कुछ भी न्यूमरेटर में लिखी है, नहीं लिखी है, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो Z तो नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में कोई S की वैल्यू नहीं है। डिनोमिनेटर में S की वैल्यू कौन कौन सी है, S इज इक्वल टू 0 है, यहां से देखिए S इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहां से देखिए S इक्वल टू -4 आ रहा है, या -4, दैट मीन्स 2 नंबर ऑफ पोल्स है, यानी कि 2 पोल निकल रहे हैं, 0 एंड -4, ठीक है। अब देखिए यहां से हम P माइनस Z फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर। और K की वैल्यू, क्योंकि P माइनस Z 2 आ रहा है तो K की वैल्यू 0 एंड 1 तक ही जाएगी, क्योंकि 2 - 1 इज 1,
ऑलराइट, क्योंकि मैंने कहा ना जो भी p माइनस जेड आएगा उससे एक कम तक ही k की वैल्यू लेनी है, दैट मीन्स 0 और 1 ही लेनी है फॉर दिस केस। ठीक है, ये k की बात भी क्लियर है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज लिख सकते हैं और फाई a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले k की वैल्यू में क्या रखती हूँ, 0। तो मैं अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। फाई 0 लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हम 0 के लिए निकाल रहे हैं। 2 इंटू 0 प्लस 1 ब्रैकेट 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 2। p माइनस जेड तो फाइंड आउट किया था। दिस वन इज 0, ये वैल्यू 0 हो गई, तो यहां से 2 कैंसिल किया, 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आ गया 90 डिग्री। अब k की वैल्यू तो 1 भी रखनी है, सो नेक्स्ट हम 1 रखते हैं। तो एंगल अब हम 1 पे रख रहे हैं। 2 k की वैल्यू इज 1 प्लस 1 यहां पर लिखा है 180 डिग्री अपॉन नीचे क्या था p माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 2, यहां से कैंसिल कर लीजिए, 90 हो गया, अंदर कितना हो गया 3 हो गया, 3 9 से 27 दैट मीन्स 270 डिग्री। तो फाई एंड फाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई 270 डिग्री। k बस समझ आना चाहिए कि k कहां तक लेके जाना है, k कहां तक लेके जाना है, p माइनस जेड से एक कम वैल्यू तक k लेके जाना है और वहां पे k की वैल्यू रखते जाइए और बस आंसर आता जाएगा। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट बहुत क्लियर है होना चाहिए, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर इसका एक शॉर्टकट भी था, वी डोंट नीड टू डू ऑल दिस। ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको एक प्रॉपर मेथड भी पता होना चाहिए कि अगर शॉर्टकट भूल जाए तो आपको एक प्रॉपर मेथड याद हो। ठीक है, नॉर्मल मेथड याद हो। अब शॉर्टकट क्या है उसे देख लेते हैं। शॉर्टकट इज, यहां पर अगर p माइनस जेड हो और आपको एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालने की बात कही गई हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये रहा p माइनस जेड अगर 1 है, ठीक है, अगर पोल माइनस 0 इज इक्वल टू 1 है तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आपका 180 डिग्री आएगा, याद रख लीजिए। अगर 2 है तो इट इज फिक्स्ड कि आपका जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आएंगे वो 90 और 270 डिग्री आएंगे। अगर p माइनस जेड 3 हुए तो आपके आएंगे 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। ऑलराइट, 4 है तो आएगा 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। क्लियर। और देखिए यहाँ पे p माइनस जेड हमारा प्रीवियस केस में 2 ही आया था, तो 2 केस को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ये वाला आने वाला है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। एंड बाय चांस आप भूल जाते हैं शॉर्टकट को तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, दैट इज 2k प्लस 1 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड। उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो सिंपली निकल जाएगा, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप कैसे याद रखते हैं, दोनों तरीके से याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई भी मेथड बोलते हैं तो एक तो याद रहने ही वाला है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a closed loop control system has a characteristic equation given by s cube plus 2.4s square plus 1.8s plus 0.5 equals to 0. Find out the value of a, b, c and d using Routh-Hurwitz criteria. आपको एक क्लोज लूप दिया है, क्लोज लूप सिस्टम दिया है जिसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर ये गिवन है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे लिखा है a, b, C एंड D, A, B, C, D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कि राउथ-हर्विट्ज का प्रोसीजर क्या है। सपोज आपके पास इक्वेशन लिखी है कुछ इस तरीके से, a1 a2s स्क्वायर प्लस a3s1 और यहाँ पर a4, ठीक है, इस तरीके से s0, ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा है एंड s नॉट इज नथिंग बट दी 1, ये आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन तो आप लिख ही लेंगे, चाहे यहाँ पे मैं ना भी एक्सप्रेशन लिखूं तो भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें s क्यूब है तो s2 s1 s0 सारे के सारे s होने चाहिए, s2 है s4 है तो s4 s3 s2 s1 s0 सारे होने चाहिए, s0 मीन्स 1। ठीक है, तो सारे के सारे s के टर्म्स होने चाहिए, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए।
ठीक है, कुछ इसकी सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं। ठीक है, चलिए खैर हम उनमें नहीं जाते हैं ज्यादा, हम इसके प्रोसीजर को देखते हैं डायरेक्टली। प्रोसीजर कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए राउथ हर्विट्ज का प्रोसीजर मैं बता रही हूँ आपको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं, इसीलिए मैंने एक्सप्रेशन हटा दिया है। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन क्या था, एस क्यूब प्लस 2.4 एस स्क्वायर प्लस 1.8 एस प्लस 0.5 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए, अब इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। इसी इक्वेशन को अब मैं यहाँ पे a1 करके लिख लेती हूँ कि यहाँ पर सपोज करिए a नॉट एस क्यूब है प्लस यहाँ पर a1 s2 है, यहाँ पर a3 s1 है, यहाँ पे 0.5 s0 होना चाहिए था, s0 is 1, दैट मीन्स a4 s नॉट लिखिए चाहे मत लिखिए आपकी मर्जी, ये एक्सप्रेशन यही है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एस क्यूब से स्टार्टिंग है ना, तो एस क्यूब s2 s1 s नॉट। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखिए, a नॉट, ये रहा a नॉट, सॉरी ये हम a4 लिखते हैं, a नॉट, ये रहा a1, नीचे मैंने a1 लिखा, यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने a2 लिखा, 0 1 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है, सॉरी। ठीक है, 0 1 2 3, a2 हुआ, यहाँ पर a3 हुआ। सिमिलरली अगर आगे भी लिखा रहता a4, यहाँ पर अगर, फिर हमें एक्सप्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, चलिए बढ़ा ही देते हैं ताकि समझ आया जाए। मैं एक्सप्रेशन दोबारा से लिख रही हूँ, दोबारा से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फिर हमें ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। हम यहाँ पे 5 से शुरू करते हैं, a नॉट s5, a1 s4, a2 s3, a0 1 2 3 और यहाँ पे s2 प्लस a0 1 2 3 4 s1 प्लस a5 अकेले लिखा है, दैट मीन्स s नॉट है इंडिविजुअली। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए a नॉट ये सेकंड वाला टर्म नीचे, फिर a2 थर्ड, a3, a4 यहाँ, a5 यहाँ, चाहे ऐसे समझिए और चाहे ऐसे समझिए कि इवन टर्म्स ऊपर लिख लीजिए और टर्म्स नीचे लिख लीजिए। ठीक है, मैं पर्सनली कैसे लिखती हूँ, a नॉट यहाँ लिखती हूँ, फिर a1, फिर यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मैं इस तरीके से लिखती हूँ, पर आप कैसे भी याद रख सकते हैं, याद करने का तरीका है जस्ट कि ऊपर इवन लिख लीजिए, नीचे ऑड लिख लीजिए सारे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये b1 है, ये आपकी b1 की वैल्यू है यहाँ पर। अब b1 क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ, दिस वन इज b1, दिस वन इज b2, दिस वन इज b3, यहाँ पे आगे भी टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, b3, अब यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी वैल्यू आएगी c1 c2 और यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगे, और हम सपोज इसे n करके लिख लेते हैं, दिस वन इज n, तो ये वैल्यू हो गई n माइनस 1, दिस वैल्यू इज n माइनस 2। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज n माइनस 3 और ये s नॉट तक जा रहा है, सपोज करिए यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू दैट इज z1। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि मैंने 2-3 बार इरेज कर दिया है। देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया था, तो मैं आपको राउथ का मेथड बता रही हूँ। राउथ में सपोजिटली आपके पास ये एक्सप्रेशन है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ये है। इसे मैंने लंबी इक्वेशन इसलिए लिखी है सो दैट कि मैं आपको ज्यादा फॉर्मूलेज बता पाऊँ, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। बस इसको लिखने का तरीका, इवन टर्म्स ऊपर लिख लीजिए और टर्म्स नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ पर मुझे a1 a2, देखिए मुझे यहाँ पर a नॉट a1 a2 a3 a4 a5 ये सब वैल्यूज तो यहाँ से इक्वेशन से मिल जाएंगे, लेकिन b1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, b2 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, c2 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो इनके लिए फॉर्मूले है हमारे पास। तो b1 इज इक्वल टू व्हाट, b1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो b1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, लेट मी नाउ b1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए b1 की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में a1। मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे b1 इज इक्वल टू
A1 A2 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाय A1, ये देख लीजिए, डिवाइडेड बाय A1। सिमिलरली यहाँ पे मैं B2 यहीं पे लिख देती हूँ, B2 इज इक्वल टू B2, ये वाला टर्म B2 इज इक्वल टू अभी भी ये A0 A1। अब A1 को A4 से मल्टीप्लाई करिए, ये A1 को A4 से, A1 A4 माइनस A5 A0, A5 A0, एक डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, दैट इज A1। अभी भी चाहे B1 हो चाहे B2 हो, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, B2 इज इक्वल टू A1 A4 माइनस A5 A0 अपॉन A1। सिमिलरली अगर हम C1 की बात करें तो C1 की वैल्यू देखिए, अब C1 क्या हो जाएगा, C1 में आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो B1 A3, this one is B1 A3 माइनस B2 A1 अपॉन डिनोमिनेटर में, अब C1 के ऊपर क्या है, C1 के ऊपर है B1, तो हमें B1 लिखना है, नॉट A1। ठीक है, ये हमने B1 लिख लिया, सॉरी B1। सिमिलरली C2 की अगर बात करें, C2 अब आप खुद लिख के देख लीजिए, B1 A5 माइनस A1 B3 अपॉन B1। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दिस वन, इसको इससे माइनस करिए और डिनोमिनेटर में B1 लिख दीजिए। क्लियर? अब लेट मी इरेज दिस खिचड़ी। चलिए, ये हो गया आपके पास। तो इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज को लिखना होता है। तो अब हमने, ये तो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये वैल्यूज फाइंड आउट करना सीख गए, तो क्वेश्चन की वैल्यूज को भी अब फाइंड आउट करते हैं। मैं सब कुछ यहाँ पे इरेज पेजेस तो हैं। चलो अब इक्वेशन लिखते हैं। देखिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या दी है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी है। अब मैं आंसर सॉल्व कर रही हूँ, अभी तक सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, s क्यूब प्लस 2.4 s स्क्वायर प्लस 1.8 s प्लस 0.5 इक्वल्स टू 0। देखिए सारे s की वैल्यूज हैं, s क्यूब, s2, s1, s0 सारी है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। दैट मीन्स राउट लगाया जा सकता है। अब राउट लगाने के लिए अब यहाँ पे लिखिए s क्यूब, s स्क्वायर, s1 एंड s0। अब देखिए यहाँ s क्यूब 1, 2.4, 1.8 एंड 0.5। अब हमें यहाँ ये वाली वैल्यू निकालनी है, दिस वैल्यू। मैंने यहाँ पे वैल्यू सपोज a दिया है, तो a वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए मैंने क्या कहा था, 2.4 इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.8 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय जस्ट ऊपर जो लिखा है दैट इज 2.4। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.59। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1.59। सिमिलरली आपको यहाँ पे ये आपको b की वैल्यू दी थी, दिस नॉट b, ये आपका b है। सिमिलरली b की वैल्यू निकाल लीजिए। b की वैल्यू अब कैसे निकलेगी, पहले आपको यहाँ पे c चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। This one is C. C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। C कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए अगेन हमारे पास यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, हमें C के लिए तो, B2 के लिए तो हमें यहाँ पे कोई चाहिए था, ये चाहिए था हमें, पर यहाँ तो 0 0 है। दैट मीन्स 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 2.4 दैट इज इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स। तो C डायरेक्टली 0 आ गया। अब अगर हम B सॉल्व करें, b के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, दीज टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए a इंटू जो भी a की वैल्यू आई है दैट इज 1.59 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस b आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेट मी राइट दिस। देखिए b की वैल्यू मैं यहां निकाल रही हूँ, b इज इक्वल टू ये दोनों का a that is 1.59 multiply by 0.5 minus 0 into 2.4 c into 2.4
डिनोमिनेटर में a दैट इज 1.59, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका 0 हुआ। अब जल्दी से फाइंड आउट करिए, b की वैल्यू फाइंड आउट करके देखिए आंसर कितना हो जाएगा। जल्दी से चेक करिए कि क्या मैंने सही किया है, जल्दी से चेक करिए। बिल्कुल, यहाँ पर अब कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पे 0 हो गया, 1.59 से 1.59 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0.5, तो b की वैल्यू हो गई 0.5। और यहाँ पर अगर d भी पूछा है, ठीक है, और d हमसे पूछा गया है तो d की वैल्यू निकाल लीजिए सिमिलर वे में। तो आप लोग फाइंड आउट करके देख लीजिए। इसका एक और शॉर्टकट भी है, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या है मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन इस तरीके से तो आप समझ गए, d की वैल्यू भी सिमिलरली चेक कर लीजिएगा, क्या वैल्यूज आएंगी। देखिए यहाँ पर ये 2.4 और a को यहाँ पे जो भी 0 होते उससे मल्टीप्लाई होता तो d की वैल्यू भी आपकी 0 ही आ जाती, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, क्या है वो शॉर्टकट देखिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से मैं काफी चीजें यहाँ पे निकाल देती हूँ। देखिए शॉर्टकट क्या है, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक शॉर्टकट। शॉर्टकट भी क्या है, देखिए आपके पास यहाँ तक तो सेम रहेगा, S2 S1 S0, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या गिवन थी देख लेते हैं हमारे पास। 1 2.4 1 2.4 1.8 एंड 1.8 एंड 0.5। देखिए a की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने निकाली थी बिल्कुल वैसे ही ये तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू कुछ इस तरीके से दिख रही है ना, यहाँ पे a की वैल्यू बची, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके डायगनली वाला ये वाला 0.5 यहाँ उतार दीजिए, और यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। जब एक टर्म बचेगी तो उसके जस्ट बाद की वैल्यू 0 S1 में, ठीक है। और यहाँ पर और ये 0.5 डायरेक्टली उतार दीजिए। आप सॉल्व करते करते ऑटोमेटिकली अपने आप प्रैक्टिस में हो जाएगा तो समझ जाएंगे, ठीक है। बस डायरेक्टली जब भी ऐसा हो कि ऊपर दो वैल्यूज लिखी है, A1 A2 लिखा है, यहाँ पर B1 B2 लिखा है, यहाँ पर C1 लिखा है, ठीक है, ये और आपको ये वैल्यू पूछी है और ये वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाली B1 डायरेक्टली यहाँ उतार देना है B1 और यहाँ पे 0 लिखना है। बस ये प्रैक्टिस की वजह से आ जाएगा अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप सेम मेथड प्रोसीजर को फॉलो करिए, यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the natural frequency of oscillation omega n is equals to 13 radian per second, natural frequency of oscillation that is omega n is equals to 13 radian per second, 13 radian per second दिया है। zeta that is damping ratio that is 0.8, find the peak time। अब आपको क्या निकालना है, peak time निकालना है। अब पीक टाइम का फॉर्मूला क्या है, पीक टाइम का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, दैट इज एन पाई बाय ओमेगा टी। टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एन पाई बाय ओमेगा डी। अब देखिए यहाँ पे तो ओमेगा डी है, हमें तो ओमेगा एन दिया है, दैट मीन्स हमें ओमेगा डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा डी नाउ। तो ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। ओमेगा डी इज ओमेगा एन ओमेगा n ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा डी से ओमेगा डी की वैल्यू निकाल लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा डी, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो ओमेगा n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ओमेगा n गिवन कितना है हमारे पास, ओमेगा n इज 13, तो 13 अंडर रूट 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, जीटा की वैल्यू 0.8 गिवन है, देखिए 0.8 गिवन है। सो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ओमेगा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल टू 1378 दैट इज 7.8। ओमेगा डी की वैल्यू निकल गई। अब टीपी के फॉर्मूले में लिख लीजिए, टीपी इज इक्वल टू व्हाट, एन पाई बाय ओमेगा डी, एन इज 1 बाय डिफॉल्ट, ठीक है, पाई बाय ओमेगा डी।
तो पाई बाय ओमेगा डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 7.8. पाई इज नथिंग बट द 3.14. So that means 3.14 upon 7.8 it is equals to what? 0.4 seconds. Clearly? ठीक है, क्लियर? तो टीपी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 0.4 सेकेंड. क्लियर? बस आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे कि पीक टाइम इज n पाई बाय ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. सिंपल. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. कौन सी कंडीशन, कौन सी इक्वेशन ये आपका सेटिस्फाई करेगी. हमें गिवन क्या है, आर टी इज इक्वल्स टू आर टी. वी हैव गिवन आर टी इज इक्वल्स टू आर टी व्हेन टी इज लेस देन एन, व्हेन टी इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0. आर टी की वैल्यू आर टी दी है, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, आर टी गिवन है जब टी ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0 है. ठीक है. सिमिलरली अब दूसरा दिया है आर टी की वैल्यू 0 है. आर टी इज एनी सिग्नल, ऐसा नहीं दिया है कि आर टी इज रैम या फिर आर टी समथिंग. ये एफ टी भी हो सकता था, ये एक्स टी भी हो सकता था. ये 0 वैल्यू दी है फॉर टी लेस देन 0. तो अब आप इस सिग्नल का आर टी का एक ग्राफ बना लीजिए. ठीक है, आर टी का एक ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, आर टी का ग्राफ देखिए, टी यानी कि ये टी का ग्राफ कैसे बनता है, तो आप कुछ इस तरीके से आर टी का ग्राफ कुछ इससे बन जाएगा. और ये हमारा कौन सा सिग्नल है, ये हमें पता है कि दिस इज योर रैम्प. तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर. इसका मतलब क्या है कि ये स्लोप है. ठीक है, तो ये आपका आंसर इज रैम्प. ये इत्तेफाक से है कि यहाँ पर आर टी लिखा है, तो आर टी को देख के रैम्प पे टिक नहीं करना है. आर टी कैन बी एनीथिंग, ये एक डमी है. ठीक है, तो ये एक्स टी भी लिखा हो सकता था, ये यू टी, ये कुछ भी, एफ टी भी लिखा हो सकता था, ये यू टी भी लिखा हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता है. इट डिनोट्स कि ये सिग्नल है कोई, और जो सिग्नल की वैल्यू क्या आ रही है, आर टी फॉर टी ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0 और 0 फॉर टी लेस देन 0. दैट्स इट. तो उसका आंसर कितना आया, दिस इज योर रैम्प सिग्नल. क्लियर. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. Now, next question is, what will be the poles of the transfer function gs is equals to s upon s plus 2. ठीक है, देखिए this was your previous year question. ये आपका previous year question था इलेक्ट्रिकल ब्रांच का. ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो इसी के थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और ये जो क्वेश्चन है अभी, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच. ये भी आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के क्वेश्चंस है. व्हाट विल बी द पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जीएस इक्वल्स टू एस अपॉन एस प्लस 2. आपके पोल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. व्हाट विल बी द पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जीएस. जीएस क्या दिया है, s अपॉन एस प्लस 2. ये हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है. अब आपको पोल्स पूछा है, मैंने बताया था न्यूमरेटर में s की वैल्यू इज जीरोस, डिनोमिनेटर में s की वैल्यूज इज पोल. तो 0 तो पूछा नहीं है, 0 पूछा होता तो 0 की वैल्यू z इक्वल्स टू 0 आ जाती. एंड पोल कौन कौन से हैं हमारे पास, पोल एक तो s इक्वल्स टू 0 है, और यहां से निकालेंगे तो s इक्वल्स टू -2 है. ठीक है, पोल्स इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ s इन डिनोमिनेटर. तो पोल कितने आ गए, 2 आ गए, दैट इज 0 एंड -2. तो चेक कर लीजिए कौन कौन से पोल आए हमारे पास, 0 एंड -2. और यहीं आपसे 0 पूछा होता, क्वेश्चन में पूछा होता what will be the zeros of the transfer function gs is equals to s upon s plus 2. तो 0 क्या आता, देखिए यहां से हमें s equals to 0 दिख रहा है. और सपोज क्वेश्चन दिया होता हमारे पास, सपोजिटली वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस. ठीक है, ये होमवर्क आप लोग करेंगे. सपोजिटली वी हैव क्वेश्चन लाइक दिस, s प्लस 1 s प्लस 2 अपॉन, यहां पर कितना दिया है, s प्लस 3. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है. यहां पे बताइएगा जीरोस फाइंड आउट करने हैं, कितने जीरोस हैं और कौन कौन से हैं. पोल्स फाइंड आउट करने हैं, कितने पोल्स हैं और कौन कौन से पोल्स हैं. ये आपको फाइंड आउट करना है एंड दिस इज योर होमवर्क. और ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास तभी आएगी जब आप ये होमवर्क का नीचे कमेंट में आंसर करेंगे.
ठीक है, तभी मुझे समझ आएगा कि आप लोग क्लास चाहते हैं। ठीक है, आप लोग को कमेंट आएंगे तो मैं आगे क्लासेस करूंगी कंटिन्यू, अदरवाइज फिर क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, राइट। तो आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ही मैं क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊंगी, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, जीएस इज इक्वल टू जेड और पोल्स, आपको जीरोस एंड पोल्स आपको होमवर्क करना है। चलिए अब हम चलते हैं, व्हाट विल बी द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन। आपको क्या बताना है, जेड ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, किसका, यूनिट स्टेप का। देखिए वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि आपका जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है उसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, जेड अपॉन जेड माइनस वन। ये आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए, दिस वन। ठीक है, इसमें कोई फाइंड आउट करने की नीड आपको नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको किसी को डाउट है तो मैं आपको समझा देती हूँ, बट आपको पहले से ये चीजें कुछ फिक्स स्टैंडर्ड सिग्नल्स है जिनके आपको याद होने चाहिए कि रैंप का क्या होगा, यूनिट स्टेप का क्या होगा, इम्पल्स का क्या होगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट है उनके डायरेक्ट आंसर आपको याद होने चाहिए। तो याद रखिएगा यूनिट स्टेप फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म कितना होता है, जेड अपॉन जेड माइनस वन। अगर स्टिल हम इसकी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे निकालेंगे, एफ जेड। देखिए जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू एन जेड की पावर माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल कितना दिया था, यूएन, यूनिट स्टेप इज यूएन। डिस्क्रीट की बात होती है ना, जेड मीन डिस्क्रीट की बात हो रही है, और डिस्क्रीट मीन्स एन लिखते हैं, यहाँ पर टी नहीं लिखते हैं। ठीक है, टी लिखते हैं जब कंटिन्यूअस सिग्नल जब पढ़ रहे होते हैं हम लोग। तो अभी जेड ट्रांसफॉर्म निकाला ही डिस्क्रीट का जाता है और डिस्क्रीट को हम एन से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने यूएन, ठीक है, ये लिखा यूएन डॉट जेड माइनस एन, दिस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जेड ट्रांसफॉर्म टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिट स्टेप। यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल में लिख चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूएन है, यूएन मीन्स यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप, स्टेप सिग्नल मैंने बताया था कि टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ही डिफाइन है। ये देखिए, ये लेस देन जीरो में तो ये होता नहीं है यूनिट स्टेप, राइट। तो यानी कि जीरो से वन की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज तो होंगी नहीं, तो एन इक्वल्स टू जीरो से इंफिनिटी में यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो अब यूएन तो चला गया, दैट मीन्स जेड माइनस एन, और चाहे यहाँ पे यूनिटी है तो वन डॉट जेड माइनस एन। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ये कितना हो गया, जेड की पावर माइनस, यहाँ पर जीरो माइनस जीरो, ठीक है, प्लस जेड की पावर माइनस वन प्लस जेड की पावर माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे जीपी लगाएंगे, और जीपी के बाद आपका फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है, वन है, ये वैल्यू कितनी है, वन। फर्स्ट टर्म अपॉन वन क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, जल्दी से बताइए, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है, वन अपॉन जेड, ये रहा। ठीक है, तो अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए। अब आपके पास कितना आ जाएगा, z अपॉन वन माइनस जेड, सॉरी z माइनस वन। कितना हो गया, z माइनस वन। तो देखिए सिंपल सा आपका z ट्रांसफॉर्म का वैल्यू आ गई है। बट ये तब आपको करना जब आप कंफ्यूज हो जाए। वैसे तो कंफ्यूज होने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म से कुछ आपके लाप्लास में और जेड ट्रांसफॉर्म में एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तीनों ही ट्रांसफॉर्म में, फोरियर में भी, लाप्लास में भी, जेड में भी, अगर आपको तीनों में कुछ भी प्रॉब्लम है, देखिए लाप्लास भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जेड ट्रांसफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एंड आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपके सिग्नल सिस्टम में ये तीन चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म के तो मुझे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले, बट लाप्लास के और फोरियर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, आज तो बस एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन अभी 2016 के हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चंस आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें 2018 के भी हैं, बट मैक्सिमम 2016 के हैं। तो अब देखिए इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा जेड ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास, ये तीनों ट्रांसफॉर्म आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और अगर आपको नहीं आता है, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं आपको सेपरेटली उन चैप्टर्स को पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है। ठीक है, चलिए तो अब फिलहाल हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DFCCIL 2016 आई थिंक. Which one of the following oscillates? Open loop system, closed loop system. Which of the following is correct? देखिए हमेशा oscillate कौन सा करता है आपका सिस्टम? Closed loop system करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अगेन इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. Out of the following, what happens to the overall gain of the system of closed loop control system with positive value of feedback gain? ठीक है, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू फीडबैक गेन, अगर गेन आपका आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, ठीक है, तो क्लोज लूप तो क्या होगा, आपका गेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपने क्लोज लूप में आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया है तो आपके गेन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा. ऑप्शन ए नो इफेक्ट, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन डी डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज. देखिए यहां पर आप एक टेबल याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आपके दो टाइप के फीडबैक होते हैं. एक होते हैं पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, जनरली क्वेश्चन गेन से ही पूछा जाता है. वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ बट स्टिल आपका क्वेश्चन अगर बाई चांस थोड़ा चेंज हो जाए तो आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक में लिख रही हूं एंड दिस इज योर पॉजिटिव फीडबैक. ऑलराइट, यहाँ पर आपका गेन है, दिस इज योर बैंड. दोबारा लिखते हैं, ये हम यहाँ लिख रहे हैं गेन, दिस इज योर बैंडविड्थ, दिस इज योर टाइम कांस्टेंट, स्पीड, sensitivity, stability. ज्यादातर क्वेश्चन गेन और स्टेबिलिटी से पूछे जाते हैं. यहां मैं लिखूंगी नेगेटिव फीडबैक एंड दिस वन इज पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक. सॉरी फॉर दिस स्ट्रेट लाइन, कुछ ज्यादा स्ट्रेट हो गई. ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं. गेन, नेगेटिव फीड. सबसे पहले क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा प्रिफर क्या किया जाता है? नेगेटिव फीडबैक प्रिफर किया जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक प्रिफर किया जाता है? याद रखिएगा नेगेटिव फीडबैक को प्रिफर किया जाता है. ठीक है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक का गेन कम होता है, पॉजिटिव फीडबैक का ज्यादा होता है. ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में गेन ज्यादा है देन नेगेटिव फीडबैक. बैंडविड्थ जो है नेगेटिव फीडबैक में ज्यादा, इसमें कम. टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा. जब टाइम कम है तो स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कम है तो स्पीड ज्यादा, और यहाँ पे स्पीड कम. सेंसिटिविटी, नेगेटिव फीडबैक कम सेंसिटिव होता है, ये ज्यादा सेंसिटिव होता है. स्टेबिलिटी की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक इज मोर स्टेबल देन द पॉजिटिव फीडबैक, दैट इज व्हाई इट इज मोर प्रिफर्ड. ठीक है, इसीलिए इसे ज्यादा भी प्रिफर किया जाता है. ये जो दो पॉइंट है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो गेन से मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन आता है या तो स्टेबिलिटी से आता है. तो स्टेबल कौन सा है ज्यादा? नेगेटिव. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव फीडबैक आपका अनस्टेबल होता है, ऐसा मैंने नहीं कहा. मैंने कहा नेगेटिव फीडबैक इज मोर स्टेबल देन द पॉजिटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक ज्यादा स्टेबल होता है पॉजिटिव से. आई एम नॉट सेइंग कि पॉजिटिव फीडबैक इज अनस्टेबल, डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, तो याद रखिएगा नेगेटिव फीडबैक इज मोर स्टेबल देन पॉजिटिव फीडबैक. लेकिन गेन किसका ज्यादा होता है? गेन पॉजिटिव फीडबैक में ज्यादा होता है. तो अब यहां पर आप चेक कर लीजिए ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट हैपेंस टू द ओवरऑल गेन. गेन में क्या होता है जब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में पॉजिटिव वैल्यू फीडबैक गेन आप प्रोवाइड करते हैं. जब पॉजिटिव फीडबैक जब पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहे हैं क्लोज लूप में, तो ओवरऑल गेन क्या होगा? गेन डिक्रीज होता है, मैंने अभी बताया. सॉरी, गेन तो हमारे यहाँ बढ़ना चाहिए. What happens to the overall? ठीक है, आई थिंक इट शुड इंक्रीजेस. ओके ओके, सॉरी. ठीक है,
एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट हैपेंस टू द ओवरऑल गेन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट हैपेंस टू द ओवरऑल गेन, गेन पे क्या फर्क पड़ेगा क्लोज लूप के कंट्रोल सिस्टम विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन है तो आपका गेन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी, ये आपको नेक्स्ट क्लास में इसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार फिर से। ठीक है, चलिए दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। ओके, एक क्वेश्चन और बचा है। अब आप भी एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा और फिर आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन -7 से 2 टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 1 डेल्टा टी -3 dt। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए देख के लग रहा है कि शायद इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखिए इम्पल्स भी लिखा है। इम्पल्स है यानी कि इम्पल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इम्पल्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई एग्जाम जाता हो जिसमें इम्पल्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। इम्पल्स की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे सेपरेटली लिख लेती हूँ। देखिए इम्पल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, एफ टी डेल टी माइनस ए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे t माइनस ए है ना, इस वाले a को t में पुट कर दीजिए a, ठीक है, और डेल t माइनस ए, दिस इज योर सैम्पलिंग प्रॉपर्टी और आप इसे कहते हैं सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। दिस इज योर सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। दिस इज योर सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पल्स फंक्शन इज, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इम्पल्स की, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ टी डेल टी माइनस ए, ठीक है, डी टी इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, लिमिट देखना बहुत जरूरी है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एफ ए। जो भी यहाँ ए है उसको एफ टी में, जो भी सिग्नल है उसकी टी की वैल्यू में रख दीजिए एफ ए, एंड दिस इज योर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट शिफ्टिंग, दिस इज शिफ्टिंग। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, शिफ्टिंग अलग प्रॉपर्टी है एंड शिफ्टिंग अलग प्रॉपर्टी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दिस इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, दैट इज अगर इंटीग्रेशन t1 से t2 लिखा है, t1 से t2 लिखा है और यहाँ पे कोई भी सिग्नल है f, सपोज करिए कोई भी ft दिया है और डेल t माइनस t1 लिखा है। ठीक है, ये लिखा है आपके पास। चलिए क्वेश्चन की इसी को देखते हैं, डेल t, ठीक है, t माइनस t1, सॉरी क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट जाते हैं। ये यहाँ से मैंने इरेज किया है, क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। देखिए अगर आपके पास क्या है, ये मैं आंसर लिख रही हूँ, दिस इज योर आंसर, ऐसे ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, -7 से 2। ये सिग्नल आपका कोई भी दिया हो, यहाँ पे कोई भी सिग्नल दिया हो, डजेंट मैटर। अगर यहाँ पे इम्पल्स है और यहाँ पे t-3 दिया है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे t-3 दिया है, यहाँ पर कोई भी सिग्नल हो, इसे मैंने xt एज्यूम कर लिया है और इसे मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू t-a की फॉर्म में ही तो है, t-a की फॉर्म में ही है, यहाँ पे कोई भी सिग्नल है, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ रही है, t इज इक्वल टू 3 आ रहा है। क्या 3 इस लिमिट में आ रहा है, 3 इज नॉट इन द लिमिट, नॉट इन बिटवीन, बिटवीन इज नॉट बिटवीन 2 to -7, 2 से -7 की लिमिट के बीच में 3 नहीं आ रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन इट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। अगर लिमिट में आता, अगर यहाँ पे 1 होता, t-1, तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते, ठीक है, लेकिन अगर इस लिमिट में वैल्यू नहीं आ रही, 2 से -7 की वैल्यू नहीं आ रही है, तो यहाँ पे 0। इसका मतलब ये कि अगर ये t1 होता, मैं वही लिख रही थी यहाँ पे, अगर ये t2 होता, ये t1 होता, अगर हमारी 3 वैल्यू t1 से t2 के बीच में नहीं आती तो हम इसे 0 लिखते। आती, अगर लिमिट के अंदर आती है वैल्यू, a की वैल्यू अगर लिमिट के अंदर आती तो फिर हम उसे 0 नहीं लिखते। तो इन शॉर्ट आई वांट टू से कि ये अगर t1 है, ये t2 है, ये कोई भी सिग्नल है ft और ये डेल t-a लिखा है,
इफ ए अगर आपके T1 एंड T1 और T2 के बीच में नहीं आ रही है, ए की वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. दैट इज वाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 0 आया. देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 0. ओके, दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम. ये आपके 2016 के, कुछ 2018 के ईसी के एंड इलेक्ट्रिकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे. मेजरली पार्ट इसमें ईसी का था. ईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मिक्स करके मैंने इसीलिए करा है, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि आपको दोनों सॉल्व करने हैं. ठीक है, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे. 2016, 2018 दोनों मैंने मिक्स करके यहाँ पर बताए हैं. ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इसी को कंटिन्यू करेंगे, कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम को. और इसके ज्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं है. 2016 मैंने मेजरली सॉल्व करवा दिया है. 2018 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं. 2018 के कुछ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में सॉल्व कर लेंगे. ऑलराइट, तो चलिए कल अगेन मिलते हैं सुबह 10 बजे. डेली क्लास की टाइमिंग है 10 AM. थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है, अदरवाइज 10 AM के अप्रॉक्स आपकी क्लासेस अपलोड हो जाती है. अभी यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. प्लीज डू लेट मी नो, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा आपको क्लास समझ आ रही है कि नहीं, क्लास पसंद आई कि नहीं. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉर द नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. जो सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन ध्यान से प्रेस कर दीजिएगा. और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियोस का लगा दूंगी, आई आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, वहां पे लगा दूंगी. फिर भी आपको क्लासेस नहीं मिलती हैं, आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे एनलाइटनमेंट स्टडीज टाइप करिए और वहां से आप प्लेलिस्ट पे, चैनल पे जाइएगा. चैनल पे जाने के बाद वीडियोस पे क्लिक करिए या फिर प्लेलिस्ट पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी. ठीक है, तो चलिए, और प्लीज डू शेयर द वीडियोस. बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ इसके पीछे. खुद से पीपीटी बना रही हूँ, खुद से पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको फ्री क्लासेस मिल पाए और सारे क्वेश्चंस में बैठ के सॉल्व करवा रही हूँ. तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज डू शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. बाय बाय एवरीवन.